आज इस वीडियो में वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। ये हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है वेब डिज़ाइनिंग का। इसमें देखो वेब डिज़ाइन समझने से पहले और उसके डेवलपमेंट जो हम उसको बनाएंगे, उसका विकास करेंगे, उससे पहले हमें HTML लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। उसकी बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले HTML लैंग्वेज क्या होती है और उसके बारे में जानेंगे। जो 11th क्लास में आपने अगर HTML वेब डिज़ाइनिंग पढ़ी है तो उसमें क्या किया है आपने, HTML के बारे में आपने सीखा है, जिसमें टैग्स होती हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इनके बारे में आपने जानकारी ली है। लेकिन फिर से इसको रिवाइज करने के लिए एक बार HTML के बारे में फिर से जानने की कोशिश करते हैं। अब देखना, आप जानते हो कि MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर, उसमें क्या होता है, देखो उसमें होते हैं पेज होते हैं। देखो यहाँ पे पेज हैं, देखो इसमें कितने पेज हैं, 4 पेज हैं इसमें। इसी प्रकार पावर पॉइंट जो MS पावर पॉइंट है, इसमें क्या होता है, इसमें स्लाइडें होती हैं, यहाँ इसमें स्लाइडें हैं। इसी प्रकार जब आप गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र को ओपन करते हो तो इसमें भी आपको क्या दिखाई देता है, इसमें वेब पेज दिखाई देता है। आपको क्या दिखाई देता है, वेब पेज। देखो इसमें जैसे MS वर्ड में था, इसमें तो पेज हैं, और पावर पॉइंट में क्या है, स्लाइडें हैं, और एक्सेल में क्या है, शीट हैं। जैसे एक्सेल में, MS एक्सेल में क्या होती हैं, शीट होती हैं। अब हम काम कहाँ करते हैं, देखो यहाँ पे वर्ड में तो हम, देखो एक्सेल में तो हम यहाँ शीट में काम करेंगे, कोई भी कार्य करना हो तो इस शीट में करेंगे। और अगर MS वर्ड में काम करना है तो हमें एक पेज में काम करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर रखा है इसे, और मैंने महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी के बारे में लिख रखा है इसमें, ये मैंने क्या है, पेज में टाइप किया। इसी प्रकार मैंने एक HTML लैंग्वेज के लिए मैंने क्या है, PPT तैयार की है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे स्लाइडें हैं, इसमें स्लाइडें आती है। इसी प्रकार जब गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र को ओपन करते हो तो उसमें आपको देखो ये जो पेज दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, वेब पेज होता है। ये वेब पेज ओनली जो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होते हैं उसी में ओपन होते हैं। जब आप इसमें कुछ सर्च करते हो तो आपको वेबसाइटें खुलती हैं। वेबसाइट में क्या होता है, उसमें भी पेज होते हैं, वेब पेज होते हैं उसमें। तो इस प्रकार क्या है, जब ये जो वेबसाइट या वेब पेज बनाते हैं तो HTML लैंग्वेज से बनाते हैं। कौन सी लैंग्वेज से बनाते हैं, HTML लैंग्वेज से। और इसे ही हम क्या कहते हैं, किसी वेबसाइट को बनाना ही क्या होता है, वेब डिज़ाइनिंग होती है। जैसे वेब डिज़ाइनिंग करना, हमारे जो 12th क्लास का जो ये चैप्टर है वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट, इसमें तो क्या दे रखा है, इसमें एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के बारे में दे रखा है, एक सॉफ्टवेयर है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एक पहले बेसिक जानकारी के लिए क्या करेंगे, HTML के बारे में जानेंगे। अब देखो HTML जानने के लिए क्या करेंगे, देखो अब HTML लैंग्वेज है, ये कहाँ पे रन होती है। देखो इसके लिए क्या चाहिए, हमें एक नोटपैड सॉफ्टवेयर चाहिए, और एक हमारे जो कंप्यूटर में होना चाहिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र, या फिर कोई भी एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए जिसमें मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, किसी भी प्रकार का एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ से नोटपैड को ओपन करेंगे। अब देखो यह हमारा नोटपैड ओपन हो गया। ये होने के बाद में आपको सबसे पहले करना है, इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, देख नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब देखना, इसमें हमें क्या करना है कि नाम टाइप करना है यहाँ पे, तो फाइल का नाम टाइप करना है। तो हमें अगर वेब डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक, जैसे माई फर्स्ट वेब पेज .html, ये एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों, अगर ये एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो ये जो फाइल है ये गूगल क्रोम में ओपन नहीं होगी। इसलिए हमने ये एक्सटेंशन के लिए क्या लगाया, .html लगाया। अब इस फाइल को क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है जिसमें HTML लैंग्वेज एक मैंने बना रखा है, इसमें इसको क्या कर देंगे,
सेव कर देंगे। इसको सेव कर दिया। अब इस फाइल को मिनिमाइज कर लेते हैं। अब चलते हैं उसी फोल्डर पे जो डेस्कटॉप पे हमने इस फाइल को सेव किया, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में देखो इसमें माई फर्स्ट पेज आपकी ने जो फाइल सेव की थी वो देखो अब किस सॉफ्टवेयर में ओपन होने के लिए दिख रही है, गूगल क्रोम में। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल क्रोम में ये ओपन हो जाएगी ये फाइल, डबल क्लिक करने पर। अब देखो ये एक वेब पेज है, बिल्कुल खाली वेब पेज है। अब देखो इसमें हमने जिस नाम से हमने ये जो फाइल बनाई थी उसका देखो यहाँ हेडिंग में क्या आ गया, टाइटल में क्या आ गया, माई फर्स्ट वेब पेज .html वही नाम आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट इसे दिखाता है। अब देखो जो भी इसमें कुछ लिखना हो हम डायरेक्ट इस वेब ब्राउज़र के ज़रिए नहीं लिख सकते। अब इसमें जो भी कुछ लिखना है इस पेज में हम पहले लिखेंगे इस नोट पैड में, जो कुछ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे और उसको सेव करेंगे। अब उसमें क्या लिखेंगे, देखो HTML लैंग्वेज में क्या होते हैं, टैग होती हैं, टैग के द्वारा यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद में हम सेव करने के बाद में गूगल क्रोम में रन कराएंगे इस प्रोग्राम को। अब देखना क्या लिखना, सबसे पहले हम टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे। देखो जैसे इस पेज में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे पैराग्राफ है, इस पेज में क्या है पैराग्राफ। सेम ऐसे ही हमें क्या है कि वेब पेज बनाना है, बिल्कुल टेक्स्ट का आधारित ही हमें क्या करना है, एक वेब पेज बनाना है। अब यहाँ पे तो हमने क्या कर लिया, देखो यहाँ तो आसान है, हर चीज़ को टाइप करना बिल्कुल आसान है। यहाँ कोई भी पैराग्राफ बनाना है, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, जैसे मान लो यहाँ तक टाइप किया, उसके बाद में एंटर दबा के दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार हम यहाँ MS वर्ड में तो हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जब नोटपैड में लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे। देखो सबसे पहले टैग लिखते हैं, देखो लेस देन जो ब्रैकेट है वो लिखेंगे, फिर HTML और फिर ग्रेटर देन ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर देंगे। ये तो होती है ओपनिंग टैग, इसे तो क्या कहेंगे, ओपनिंग टैग। उसके बाद में इसी को क्लोज करेंगे, इस टैग को जो क्लोज करने के लिए क्या लिखेंगे, वो ब्रैकेट लगाएंगे और बैकस्लैश HTML और फिर ग्रेटर देन का ब्रैकेट लगा के। अब जो कुछ भी लिखना है इस HTML टैग के बीच में लिखना है हमें, इसको नीचे ले आएंगे, इसके बीच में लिखना है। अब देखो इसके बाद में दूसरी टैग लगाते हैं हेड टैग, जैसे यही HEAD, ये तो ओपनिंग टैग हो गई, इसकी क्लोजिंग टैग भी लिखना जरूरी है, बैकस्लैश HEAD हेड और ये। अब देखो इसी के बीच में एक टाइटल टैग लगाएंगे, आप बस सुनते जाओ देखते जाओ क्या हो रहा है और उसको फिर अपने दिमाग में बिठाना। जैसे TITL टाइटल टैग हमने ओपनिंग टैग लिख दी इसमें, अब इसी को क्लोज करना, TITL टाइटल, इसको कर दिया। अब देखो ये टाइटल टैग में अब कुछ लिखेंगे इसमें, अब इसके बीच में क्या लिखेंगे, माई फर्स्ट वेब पेज। अब इसको सेव कर देंगे, Ctrl+S दबा के या फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, वही वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ पे अपना नाम जो हमने टाइप किया माई फर्स्ट वेब पेज, ये टाइटल में आपको दिखाई दे रहा है। उससे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे .html भी दिखाई दे रहा था, जो हमने फाइल जिस नाम से सेव की है वो नाम यहाँ था, लेकिन टाइटल में कुछ लिखने के बाद में क्या होगा, जो टाइटल वाला जो नाम हमने टाइप किया है, टेक्स्ट टाइप किया है, वो यहाँ पे आ गया। या फिर इसको चेंज करके देखो आपको थोड़ा अंतर पता चलेगा। अब मैं यहाँ से पेज को हटा देता हूँ इस वर्ड को और फिर से इसको सेव करते हैं। जो भी कुछ चेंज करेंगे नोट पेज में उसके बाद में क्या करना है, आपको सेव करना होता है। फिर यहीं गूगल क्रोम पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। अब देखो यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज था यहाँ पे, लेकिन वो पेज हट गया। इसका मतलब यहाँ पे जब हम हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लगाएंगे और उसमें हम जो कुछ भी टाइप करेंगे वो कहाँ पे दिखा देता है, आपको वेब पेज के हेडिंग में दिखा देता है, टाइटल में दिखा देता है। यहाँ पे फिर से पेज लिखते हैं और Ctrl+S दबा के इसको कर लेते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे पेज आ गया, तो माई फर्स्ट वेब पेज।
अब देखो ये नीचे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है खाली ब्लैंक दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है सेम ऐसे ही जैसे हमने वर्ड में लिख रखा है, जैसे महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखनी है। अब ये जो पार्ट है आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या है, इसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी पार्ट। तो एक बॉडी टैग लगाएंगे, हेडिंग टैग के बाद में यहाँ इसके नज़दीक ले लेंगे, इसके बाद में आपको पता चला, इसके बाद में नीचे लगाएंगे बॉडी टैग BODY, फिर इसको क्लोज कर देंगे /BODY, ये लो। अब इसमें जो कुछ लिखेंगे वो उस वेब पेज में वहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ वर्ड की जो इस पेज में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में ये 3 वर्ड हैं, दूसरे पैराग्राफ में क्या है, ये 3-4 लाइनें हैं। इस प्रकार हर पैराग्राफ में 5 से 6 लाइन है इसमें, ये हमें लिखना है। देखो ये कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ लिखने के लिए वेब पेज में बॉडी जो है, बॉडी पार्ट है, उसमें क्या करना है आपको, पैराग्राफ टैग लगानी होती है। इसके लिए जो ब्रैकेट लगाएंगे P और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर क्लोज कर देंगे इसको, इस टैग को ऐसे। अब इसके बीच में जो भी कुछ लिखेंगे वो एक पैराग्राफ के रूप में सेव होता है। देखो अब यहीं से टाइप करने के बजाय हम क्या करेंगे, यहीं से इसको उठा लेंगे, इस वर्ड को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और Ctrl+S दबा देंगे। अब देखना वेब पेज में ये आपको दिखाई देता, नहीं दिखा, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा महात्मा गांधी बायोग्राफी। अब देखो, अब वर्ड में आपको ऐसे ही नीचे और भी क्या है, एक पैराग्राफ लिखना है आपको। जैसे नोटपैड पे चलेंगे और ये तो क्या थी, P टैग, इसको थोड़ा नज़दीक कर देते हैं। और एक और पैराग्राफ लिखने के लिए क्या है, फिर से वो P टैग मतलब पैराग्राफ टैग लगाएंगे और उसमें क्या करेंगे, फिर से वो पैराग्राफ आपको टाइप करना है। जैसे इसके बीच में यहीं इस पेज से क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे नोटपैड में और Ctrl+S दबा देंगे। उसके बाद में देखो पेज में क्या परिवर्तन होता है, रिफ्रेश करेंगे, देखो एक यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आपको ये सारे पैराग्राफ आपको एक एक करके लिखने हैं। अब टैग कौन सी लगानी है, यहाँ पे आपको P टैग लगानी है। अगर पैराग्राफ लिखना है तो P टैग लगानी है। जैसे यहाँ पे 2-3 P टैग लगाते हैं और पैराग्राफ लिखते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, 3-4 यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे। उसके लिए हमें ये चाहिए P टैग। अब देखो अगला पैराग्राफ हमें इसको कट और कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे इस P टैग में कर देना है और Ctrl+S दबा के फिर इसको लेफ्ट राइट स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। फिर इससे अगला जो पैराग्राफ है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और लेफ्ट में इसको स्क्रॉल कर लो। फिर से यहाँ पे अगला जो पैराग्राफ है उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे अगले टैग में पेस्ट कर देंगे और Ctrl+S दबा के इसको सेव कर लेंगे। और फिर यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पे हमने कितने पैराग्राफ लिख दिए, 1 2 3 4 पैराग्राफ आपने लिख दिए यहाँ पे। अब देखो ये जो पैराग्राफ लिखने के लिए कौन सी टैग लगाते हैं, पैराग्राफ P टैग लगाते हैं। अब देखो वर्ड से कंपेयर करते हुए हम काम करेंगे इसमें। देखो अब देखना यहाँ पे जो इसकी हेडिंग है, देखो महात्मा गांधी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारे जो जितने फ़ॉन्ट साइज है सबकी सेम है पूरे पेज की। तो इसका थोड़ा क्या अलग करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ऐसे बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ तो आसानी से हमने क्या है, इस हेडिंग को आपने बड़ा कर लिया, लेकिन वहाँ पे वेब पेज में कैसे करोगे इसको,
इस नाम को यहाँ पे कैसे बड़ा करोगे। उसके लिए क्या करें, फिर से नोटपैड को ओपन करेंगे। जो हमने पी टैग लगाई है इसकी बजाय हम लगाएंगे हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग के लिए एच होता है और H1 लगाएंगे। पहली हेडिंग है तो H1 लगाएंगे, एक हेडिंग है तो H1 और कंट्रोल एच दबा देंगे। अब देखना इसमें वेब ब्राउज़र में क्या होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे ये बड़ा हो गया। ये तो एक हेडिंग के बारे में हमने ये इस पैराग्राफ में, इस हेडिंग में 3-4 पैराग्राफ आपने लिख दी है। अब क्या करना है, देखो अगले पेज में क्या है, कौन सी हेडिंग, उस हेडिंग के अनुसार हमें क्या करना है, पैराग्राफ आपको लिखना है इसमें। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ लेते हैं। देखो अगली हेडिंग है स्टूडेंट ऑफ लॉ। जब महात्मा गांधी जी स्टूडेंट थे, लॉ के, कानून के स्टूडेंट थे, उस समय कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तो कानून के लॉ के स्टूडेंट कहलाते थे। इस हेडिंग में क्या करना है, आपको क्या लिखना है, उसके लिए देखो अब हेडिंग 2 लगाएंगे यहाँ पे। हेडिंग 1 तो यहाँ पे हमने लगाई दी, देखो यहाँ पे हेडिंग 1। अब इनको तो हटा देते हैं एक बार और यहाँ पे हेडिंग 2 लगाएंगे, H और 2, और इसको क्या करें, बैक स्लैश से क्लोज कर देंगे, H और 2 ऐसे। अब इसमें हमें कुछ लिखना है, हेडिंग जो दूसरी हेडिंग है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट ऑफ लॉ यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कंट्रोल एच दबा देंगे। और उसके बाद में वो इसके नीचे के पैराग्राफ लिखने हैं हमें, तो पी टैग लगा देंगे। दो पैराग्राफ है तो यहाँ पे नीचे तक 2 बार इसको, 2-3 बार इसको पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। अब क्या करना है, इस पी टैग में यहाँ पे हमें लिखना है। अब देखिए पहला जो ये पैराग्राफ, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको लेफ्ट में स्क्रॉल कर लेंगे। फिर इसके बाद में जो अगला पैराग्राफ है इसको भी क्या करेंगे, कॉपी और यहाँ पे इसमें इसके बीच में पेस्ट कर देंगे और कंट्रोल एच दबा के सेव करते हैं। फिर यहाँ पे वेब ब्राउज़र में देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। देखो अब आपके सामने देखो ये पेज दिखाई दे रहा है। इसमें जो हेडिंग 1 है वो थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, हेडिंग 2 है वो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है। इस प्रकार एक वेब पेज में H1 से लेके हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक यहाँ पे हेडिंग डाली जाती है। इस प्रकार हम क्या है, इसमें टेक्स्ट आधारित आपने एक वेब पेज तैयार कर लिया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, HTML लैंग्वेज को यहाँ पे लिखेंगे और इस HTML लैंग्वेज को में काम करने के लिए आपको टैग की आवश्यकता होती है। इन टैग के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, नोटपैड में कोड लिखते हैं और उसको रन कहाँ कराते हैं, वेब ब्राउज़र में रन कराते हैं। इस प्रकार हमने लिख दी। अब देखो बहुत सी वेबसाइट होती हैं जिसमें कलर भी होता है। अब अगर इस हेडिंग को कलर देना हो, जैसे रेड कलर में लिखना हो, तो क्या करेंगे, और इस पैराग्राफ को लेफ्ट जस्टिफाई करना हो, सेंटर अलाइन करना हो, लेफ्ट राइट अलाइन करना हो, तो अलाइनमेंट कैसे करेंगे इसका, तो वो सब भी हम इस नोटपैड में HTML लैंग्वेज के जरिए हम करते हैं सारा। अब देखो जैसे ये पेज है आपका वर्ड में। अब आपने यहाँ पे सीधे सिंपल इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट कलर है यहाँ पे आपने कलर ले लिया और सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर हेडिंग में फ़ॉन्ट कलर डाल दिया, जैसे यहाँ पे रेड कलर दे दिया। अब वेब ब्राउज़र में कैसे दोगे, तो उसके लिए क्या है, एट्रीब्यूट काम में आते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखना है, देखो HTML के बारे में एक PPT बनाई, इसके बारे में देखो आप। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो आपके सामने दिखाई दे रही है।
अब HTML लैंग्वेज में आपको इस प्रकार एक कोड लिखना होता है, जैसे अभी मैंने लिखा है। जैसे HTML टैग लगाई थी, फिर हेडिंग टैग में क्या किया था, टाइटल टैग लगाई, उसमें टाइटल लिखा है। फिर बॉडी टैग में हमने हेडिंग और पैराग्राफ टैग लगाई है। इन दो के बारे में आपने सीखा है। तो अभी हमने कितनी टैग के बारे में सीखा है, एक तो HTML टैग, दूसरी हेड, तीसरी टाइटल टैग, चौथी है बॉडी टैग, फिर पांचवी है हेडिंग टैग और छठी है पैराग्राफ टैग। इनके बारे में जानकारी हमने अभी प्राप्त की है। अब देखो इसके बाद में देखो इस प्रकार हमें क्या है कि HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इस प्रकार कोड लिखते हैं और इसका देखो आपको रिजल्ट ये दिखाई देता है। इस प्रकार को जो फर्स्ट हेडिंग है तो वो तो बड़ी दिखाई देती है, जो सेकंड हेडिंग है वो थोड़ी छोटी दिखाई देती है। उसके बाद में देखो ये तो बता ही दिया मैंने इन टैग के बारे में। अब देखना, अब इसमें देखो ये तो जो फर्स्ट जो टैग यहाँ पे लिखते हैं लेस देन ब्रैकेट से लेकर ग्रेटर देन जो ब्रैकेट है, इनको तो कहते हैं स्टार्टिंग टैग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और क्लोजिंग टैग जो एंड टैग है इसको क्या करेंगे, इसमें बीच में हम बैक स्लैश लगा देते हैं तो एक क्लोज टैग होती है। अब जो भी इसके बीच में जो भी कुछ लिखते हैं उसको एलिमेंट कंटेंट कहते हैं और इसको एलिमेंट टैग को एलिमेंट भी कहते हैं, इनको एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो एलिमेंट कंटेंट है जो टैग्स के बीच में हाँ आपको एलिमेंट कंटेंट लिखना होता है। यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, ओपनिंग टैग बोल सकते हैं, और ये क्लोजिंग टैग या फिर एंड टैग बोल सकते हो। और इसके बीच में हमें ये लिखना होता है जो हमने अभी करके देखा है। BR टैग क्या होती है, ये एक पैराग्राफ की लाइन को ब्रेक करती है। जैसे यहाँ पे इसको करके देखते हैं, देखो देखो ये जो पेज, ये एक पैराग्राफ है, जैसे ये एक P टैग है और इसमें ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो मान लो यहाँ से ब्रेक करना हो आपको, इस लाइन से ब्रेक करना हो, इससे पहले देखो आप बताइए, तो इसके लिए BR टैग लगाते हैं। इसके क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा, BR और इसको कर देंगे। BR की ओपनिंग टैग होती है, क्लोजिंग टैग नहीं होती है। तो इसको Ctrl+S दबा के इसको सेव कर देंगे और उसके बाद में वेब ब्राउज़र में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखो यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो गई और इसके नीचे आ गई, अगली लाइन से दूसरी लाइन चालू हो गई। इस प्रकार हम क्या है लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। तो उसके लिए BR टैग काम में लेते हैं। तो इसकी ये स्टार्टिंग टैग होती है, ओपनिंग टैग होती है, ना तो इसकी एंडिंग टैग होती है, ना ही क्लोजिंग टैग होती है। देखो यहाँ पे नन यहाँ दे रखा है। इसके बाद में देखो एट्रीब्यूट के बारे में देखें कि HTML एट्रीब्यूट क्या होते हैं। अब देखो आपको ये तो हाइपरलिंक का है, इसको बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कलर के बारे में, जो स्टाइल जो एट्रीब्यूट है उसके बारे में देखेंगे। एक पैराग्राफ को जो लिखते हैं P टैग में लिखते हैं, देखो यहाँ पे P टैग लिखी हुई है और इसमें इस P टैग में यहाँ पे दिस इज ए रेड पैराग्राफ, ये रेड पैराग्राफ हो जाएगा। इसमें हमने क्या डाला है, स्टाइल, जो ये जो नाम है स्टाइल, ये स्टाइल बराबर फिर डबल कोट में लिखना होगा कलर और फिर कॉलन लगा के रेड लिखना होगा और सेमी कॉलन। इस प्रकार ये जो सिंटेक्स है इस प्रकार लिखेंगे तब जाके इसमें जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको कलर रेड हो जाएगा। अब इसको लिखने के लिए देखो क्या करेंगे, देखो उसमें लिखेंगे, नोटपैड में जाएंगे और जो ये P टैग है, जैसे मान लो यहाँ पे ये P टैग है, इसमें इस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, रेड करना है। तो इसमें लिखेंगे स्टाइल, STYL स्टाइल, फिर बराबर का साइन लगाएंगे, फिर डबल कोट स्टार्ट करेंगे, फिर कलर COLOR कलर, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर कलर कौन सा है, रेड करेंगे, रेड RED रेड, और सेमी कॉलन, फिर डबल कोट में इसको बंद कर देंगे और Ctrl+S दबा देंगे। उसके बाद में देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। रिफ्रेश करते हैं इसको, रिफ्रेश करने के बाद जो पहला पैराग्राफ वो रेड कलर का हो गया। इसी प्रकार हेडिंग को अगर रेड कलर में करना हो तो कर सकते हैं। देखो इसको हेडिंग में भी क्या करेंगे, उसी टैब में क्या करेंगे, टैग में
स्टाइल और कलर रेड कर देंगे। देखो STYL स्टाइल बराबर डबल कोट कलर COLOR कलर कोलन और BLUE ब्लू कर देंगे और सेमी कोलन डबल कोट में बंद करके Ctrl S दबा देंगे। अब यहाँ पे फिर से ब्राउज़र में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर हो गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि वेब पेज बना सकते हैं। वेब पेज में कंटेंट डाल के उस कंटेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने अभी ये क्या किया, फॉर्मेटिंग किया है। ऐसा देखो वर्ड में करना बहुत ही सरल है, लेकिन यहाँ वेब ब्राउज़र में वेब पेज में करना कठिन है। इसके लिए हमें क्या करना है, HTML लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो परिवर्तन किए हैं किसके द्वारा करिए, हमने एट्रीब्यूट के ज़रिए किए हैं। किसके ज़रिए कर लिए, हमने एट्रीब्यूट के ज़रिए किए हैं। अब ये नहीं है, इसके बाद में हमें और क्या करना होगा, इसमें देखिए, हाँ एक आप यहाँ जान लो कि इमेज कैसे लगाते हैं। एक इमेज लगाने के लिए क्या करें, देखो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, इमेज टैग होती है। इमेज टैग के नाम से ये देखो ये टैग है, यहाँ पे ये टैग है। और इसमें देखना इस प्रकार लिखना होता है। देखो आपको इसमें इमेज टैग में लिखना होता है SRC का मतलब सोर्स। और जो फोटो होती है या इमेज होती है उसका नाम और .jpg लगाते हैं डबल कोट के अंदर। और इस प्रकार हम क्या है, एक पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और उसको देखो यहाँ पे करके देखते हैं इंसर्ट यहाँ पे। अब देखिए, अब कहाँ जो हेडिंग के बाद में हमें क्या है, इमेज लगानी है, महात्मा गांधी जी की एक इमेज लगानी है। उसके लिए कौन सी टैग होगी, इमेज, IMG इमेज। उसके बाद में क्या है, SRC एट्रीब्यूट होता है, बराबर का साइन लगाएंगे, डबल कोट लिखेंगे। अब जो जहाँ पे हमारी ये फ़ोटो पड़ी है उसका एड्रेस लिखेंगे, कौन से फोल्डर में पड़ी है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करके यहाँ पे एक फ़ोटो है महात्मा गांधी जी की, एक फ़ोटो देखो ये। इसका जो एड्रेस लेंगे वो कहाँ से लेंगे, इसके राइट क्लिक करेंगे माउस का राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में देखो यहाँ पे लोकेशन में यहाँ पे C ड्राइव से लेके यूज़र ऐसे फोल्डर में ये स्टोर है HTML लैंग्वेज फोल्डर के अंदर। यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे Ctrl C दबा के। उसके बाद में वहाँ नोटपैड में जाएंगे और इस SRC के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और बैक स्लैश लगा देंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। उसके बाद में फिर से वहीं जाएंगे। अब ये फ़ोटो का यहाँ पे नाम है, देखो इसमें इस नाम को भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देंगे। देखो ये पेस्ट हो गया। अब ये फ़ोटो किस फॉर्मेट में सेव है, तो ये .jpg है, JP और G। इसको डबल कोट में बंद कर देंगे और इमेज टैग को बंद कर देंगे। अब उसके बाद में इसकी क्लोजिंग टैग लिख देंगे IMG इमेज, उसको क्लोज कर देंगे। और इसके बीच में हमें ये लिखेंगे कि ये फ़ोटो है, ये किसकी है। अगर फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट नहीं होती तो फ़ोटो की जगह आपको ये नाम दिखा देगा, जैसे महात्मा गांधी जी, और Ctrl S दबाएंगे। अब वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं, देखते हैं ये इमेज इंसर्ट होती है नहीं होती है। रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ फ़ोटो इंसर्ट हो गई। अब ये बड़ी फ़ोटो है तो इसको छोटी कैसे करेंगे, देखो छोटी करने के लिए एट्रीब्यूट के बारे में जानते। देखो इसकी हाइट और विड्थ को हमें क्या करना है, उसको यहाँ पे डालना होगा। जैसे वहाँ पे नोटपैड में जाते हैं यहाँ पे, और इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हाइट HEIGHT हाइट बराबर डबल कोट में लिखेंगे 50.25
ऐसे बंद कर देंगे। फिर विड्थ लिखेंगे और बराबर का साइन लगाएंगे, डबल कोट में लिखेंगे 50 पिक्सल और कंट्रोल एच दबा देंगे और वेब ब्राउज़र पर चलेंगे और रिफ्रेश करते हैं। देखो ये छोटी फ़ोटो हो गई। इस प्रकार हमें पता चलेगा कि ये महात्मा गांधी जी की एक फ़ोटो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दी। इस प्रकार हम क्या एक वेब पेज बना सकते हैं। और आपको इस प्रकार आपको बेसिक जानकारी मिल गई, किस किस की मिली है। इसमें आपको टैग के बारे में पता चल गया और एट्रीब्यूट के बारे में पता चलेगा। जो टैग के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे उसका एट्रीब्यूट से उसको प्रभावित करने वाले एट्रीब्यूट होते हैं, उसको उस पर प्रभाव डालने के कारण, जैसे एक इमेज लगाई हमने तो इमेज टैग के अंदर इमेज लगाई और उसमें लगाने के लिए एट्रीब्यूट कौन सा काम में है, SRC काम में है। SRC एट्रीब्यूट में हमने क्या लिखा है, उस जो इमेज लगाई है उसका एड्रेस लिखा है कि कौन से फोल्डर में कहाँ सेव है, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे टाइप किया। उसके बाद में वो जो इमेज है वो वेब ब्राउज़र में अटैच हो गई, इंसर्ट हो गई। इसके बाद में देखो आप, ये बेसिक जानकारी आपको सारी मिल गई। सारी तो क्या है, अभी आपको नॉर्मल पता चल गया कि इस प्रकार हमें क्या है, एक वेब पेज को डिज़ाइन करना होता है। अब हमें ये जितना भी कोड लिखना होता है, इसमें देखो ये बहुत ज़्यादा हमने कोड लिखा है यहाँ पे, या पैराग्राफ लिख दिए। अब इस प्रकार कोई भी स्पेलिंग में भी गलती हो सकती है, कहीं पे भी कोई भी डॉट की भी अगर गलती हो जाए यहाँ पे, जैसे JPG में यहाँ पे मैं अगर डॉट नहीं लगाऊं तो क्या होगा। देखो अब वेब ब्राउज़र में इसको करते हैं सेव करके, अब देखिए सेव रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद में देखो ये फ़ोटो ही गायब होगी यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि जब नोटपैड में हम कोडिंग करते हैं, अगर कहीं पे भी कोई भी अक्षर छूट जाए, स्पेलिंग की गलती हो जाए, तो उसके बाद में इसको देखना खोजना मतलब बहुत ज़्यादा कठिन कार्य होता है। इसको ध्यान में रख कर क्या क्या किया, आपकी 12th क्लास में जो एक HTML एडिटर है, सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, उससे हम क्या करेंगे, ये वेब डिज़ाइनिंग करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो अब इसको पढ़ते हैं, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब इसमें देखो जो हमने उसमें फॉर्मेटिंग की है नोटपैड में, देखो यहाँ पे हमने नोटपैड में जो फॉर्मेटिंग क्या की है, सबसे पहले स्टाइल लगा के हमने कलर चेंज किया है, जैसे हेडिंग का कलर चेंज किया है। तो ये जो हेडिंग में जो फॉर्मेटिंग करना, कलर चेंज करना, छोटा बड़ा फॉन्ट करना, ये किस में आते हैं, ये CSS में आते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल में आते हैं। तो CSS के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे जानकारी ले ली है कि जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं, पैराग्राफ को कलर करना, टेक्स्ट को कलर करना, हाईलाइट करना, मार्क करना, छोटा बड़ा करना, ये सब किस में आते हैं, CSS में सिखाया जाता है। तो CSS के लिए हमें क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं और उसमें हमें क्या है, इसमें कंटेंट लिखना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो जितनी भी परेशानियाँ, इतना कोडिंग करना थकाने वाला कभी काम होता है नोटपैड में, इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसके बजाय हमें एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर दे रखा है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। ये अब इसका जो इस फर्स्ट चैप्टर में क्या करें, यूज़र इंटरफेस है जो कैसा दिखाई देता है और यूज़र इसको कैसे काम में लेगा, उसका इंटरफेस के समझने के बारे में यहाँ दे रखा है। और वेब ऑथरिंग टूल है, उसके उद्देश्य को समझना है कि वेब ऑथरिंग टूल है मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो वेब डिज़ाइनिंग या वेब पेज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो वो वेब ऑथरिंग टूल्स होती हैं, जो उसमें बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ आगे इसी चैप्टर में देखेंगे कितने होते हैं वो। और एक्सप्रेशन वेब के उद्देश्य, जो ये सॉफ्टवेयर है उसका उद्देश्य क्या है, उसको बनाने का, उसमें काम करने का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में समझेंगे। अब देखो, आपने वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML और CSS का उपयोग करना सीखा होगा। ये 11th क्लास की बातें हैं जो अभी मैंने बताई है, जो HTML में कोडिंग करके पूरा वेब पेज बना के आपको दिखाया है। और CSS की जो स्टाइल भी वहाँ पे लगाई है। CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल। अब आपको पता है कि एक व्यवसाय के रूप वाली वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपको हज़ारों कोड लिखने की ज़रूरत है,
वहाँ पे मैंने कितने कोड लिखे थे, HTML टैग, हेड टैग और टाइटल टैग, इस प्रकार पैराग्राफ टैग, बॉडी टैग, इस प्रकार लिखा। इस प्रकार हमें क्या हज़ारों कोड लिखने की ज़रूरत होती है बहुत बड़ी वेबसाइट बनाने के लिए। आप कर सके वेबसाइट बनाने के लिए तो हमें क्या है हज़ारों कोड करने होते हैं। वो थकाने वाला काम होगा, उसमें गलतियाँ भी बहुत होगी, जिससे गलतियों की बहुत अधिक संभावना हो जाती है। आप बहुत अच्छी तरह इसकी कल्पना कर सकते हैं कि अनेक हाइपरलिंक और इमेज, मल्टीमीडिया सामग्री आदि सहित एक वेबसाइट बनाने के लिए हज़ारों की संख्या में कोड लिखना होता है। किसी भी डेवलपर के लिए बहुत कठिन कार्य है जो मानक वेबसाइट सामग्री के अलावा होता है। इस समस्या के समाधान के रूप में आप एक वेब ऑथरिंग टूल का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो वेब ऑथरिंग, अब देखो ये है जब हमने एक इमेज लगाई, उसमें अगर एक डॉट भी हमने हटा दिया तो वो इमेज वहाँ से गायब हो गई। ऐसे ही हाइपरलिंक बनाना आपको पता ही है, हाइपरलिंक बनाने पे मैं बताऊँगा कैसे बनाते हैं। और एक मल्टीमीडिया, जैसे कोई वीडियो अटैच करना हो, कोई MP3 फाइल को भी अटैच करना हो वेब पेज में, तो वो सब सारी सामग्री क्या है, सभी कंटेंट क्या है इसमें नोटपैड में हमें लिखना होता है, उसका कोड लिखना होता है। तो उसमें गलतियाँ भी होगी और गलतियाँ होने के बाद में थकाने वाला काम भी हो और बहुत कठिन कार्य होता है। इसके लिए आपको क्या क्या उपयोग मिला है, वेब ऑथरिंग टूल जैसे सॉफ्टवेयर काम मिलेंगे। वेब ऑथरिंग टूल अपने वेब पेज डेवलपमेंट टास्क को आसान बनाते हैं। HTML एडिटर्स, जिन्हें वेब ऑथरिंग टूल के रूप में संदर्भित किया जाता है। HTML एडिटर्स का मतलब है जो HTML के कोड है वो एडिट करता है, लिखता है। वो ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करें जो HTML एडिटर कहलाते हैं। वेब ऑथरिंग टूल में जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं उसको HTML एडिटर्स कहते हैं। ये वे एप्लीकेशन होते हैं जो आपके लिए HTML कोड लिखते हैं, ऑटोमेटिक लिख दें और चेक करते हैं और आपका समय और प्रयास बचाने में मदद करते हैं। अब देखना, जो HTML एडिटर सॉफ्टवेयर है, जो भी कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो कोड है वो ऑटोमेटिक ही वो सॉफ्टवेयर लिख देता है, हमें उस कोडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। और उससे हमारा समय बचेगा और हमारे प्रयास बचाने में मदद होती है। हमारा जो प्रयास है वो कम होता है, कोशिशें भी कम होती है और आसानी से वो कार्य हो जाता है। HTML एडिटर को WYSI एडिटर के रूप में भी जाना जाता है। जो आप देखते हैं वो आपको मिलता है। इसकी फुल फॉर्म हिंदी में ये है, जो आप देखते हो वो आपको मिलता है। WYSI की फुल फॉर्म है, जो आप देखते हो वो आपको मिलता है। इसका कारण यह तथ्य है कि आप डिज़ाइन फेज के दौरान जो कुछ देखते हैं वही एक वेब ब्राउज़र में एक आउटपुट के रूप में देखा जाता है। अब देखना ये है कि पहले तो हम क्या करते थे, एक नोटपैड में कोड लिखते थे, उसके बाद में वेब ब्राउज़र में जाके उसको रन कराते थे। इस HTML एडिटर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसमें जो देखते जाएंगे ना, जो भी हम देखते हुए जो कार्य करेंगे वही हमें वेब पेज में दिखाई देता है। तो अलग से आपको रन कराने की आवश्यकता नहीं होगी और उसका कोड ऑटोमेटिक ही उसमें लिख दिया जाएगा। तो उसके लिए आगे चल के हम देखेंगे वो कैसे लिखता है। और वही एक वेब ब्राउज़र में एक आउटपुट के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर वेबसाइट को HTML एडिटर का उपयोग करते हुए पहले ऑफलाइन डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद परखा जाता है, तो फिर वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। इस प्रकार क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑफलाइन ये वेब पेज बनाते हैं, उसको पहले परख लेंगे उसमें कोई गलतियाँ नहीं है, उसके बाद में वेबसाइट में उसको अपलोड करते हैं उस पेज को जो हमने HTML एडिटर से बनाया है। उसके बाद में देखो HTML एडिटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जो लोकप्रिय हैं वो आपके सामने हैं। देखो पहला है तो एक तो है अमाया, उसके बाद में एडोब ड्रीम व्यूवर है, और उसके बाद में कॉम्पोजर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब आदि। ये क्या है, ये सब क्या है, ये HTML एडिटर सॉफ्टवेयर हैं। कुछ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर वेबसाइटों को डिज़ाइन करने के लिए ऑनलाइन टूल्स प्रदान करते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जो ऑनलाइन ही क्या है, हम क्या है ये वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। जब आप ऑनलाइन कुछ वेबसाइट बनाते हो तो उसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे अभी मैंने वो वेब पेज बनाया है, उसको अगर ऑनलाइन बनाएंगे तो हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता होगी। उसके बाद में देखो ये जो भी सॉफ्टवेयर है जो हमारा HTML एडिट करेगा बनाएगा, उसके जो फ़ायदे हैं वो देखो आप। फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे बहुत ही अच्छे हैं इसके। अब देखो जनरेट स्टैंडर्ड कंपोनेंट कोड, ये इसका एक फ़ायदा था। इसमें देखो डेवलपर को
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लिखित कोड मानकों के अनुरूप है या नहीं। HTML5 और CSS3 आदि एडिटर मानकों को ध्यान में रखा जाता है। अब देखो, जब आप कोई भी वेब पेज बनाते हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है किस बात की कि ये जो मैं इसमें वेब पेज बना रहा हूँ ये HTML5 के रूल्स फॉलो करता है या नहीं करता है, उसकी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये सब कुछ कर लेगा। CSS3 जो लैंग्वेज है उसके CSS3 जो वर्जन है उसको भी ऑटोमेटिक ही, उसमें जो भी रूल फॉलो होते हैं, उसमें किसी प्रकार के जो भी कार्य होते हैं वो ऑटोमेटिक ही ये जनरेट कर लेता है। तो इसलिए क्या है, जनरेट स्टैंडर्ड कंप्लेंट कोड, ये एक लाभ होता है इसका, जिसमें डेवलपर को, वेब पेज बनाने वाले को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मानकों को कि स्टैंडर्ड रूप में ये वेब पेज बना या नहीं बना, इसके बारे में। अगला जो लाभ है HTML और CSS वैलिडेशन, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोड की प्रत्येक और हर लाइन चेक की जाती है कि त्रुटियां या मानक अनुरूप से मुक्त है। अब इसमें इस एडिटर का एक ये फ़ायदा है कि HTML लैंग्वेज के जो भी कोड लिखे जाते हैं वो एकदम सही लिखे जाते हैं, ना कोई त्रुटियाँ होती है, ना ही कुछ और उसमें कोई दूसरा रूप परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही प्रकार जो CSS की जो कोड लिखते हैं उसको वैलिड कर देता है, ऑटोमेटिक ये सब कुछ एकदम सही सही कोड लिखता है और उसके अनुसार सारा कार्य करता है। अगला जनरेट कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट्स, एडिटर अलग अलग वेब ब्राउज़र के कई वर्जन के साथ संगतता के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे जो भी कोड हम वेब पेज बना रहे हैं उसमें ये जो सॉफ्टवेयर है HTML एडिटर, जिसमें हम कौन सा उपयोग करेंगे इस चैप्टर में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वे, वो क्या करता है, वो ये करता है जितने भी प्रकार के ब्राउज़र्स हैं, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इन सब की क्या है, आपको इनके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि जो वेब पेज आपने बनाया है वो इन सब में आप रन होगा, इन सब में वो शो होगा। तो इस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या है, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, जनरेट कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट्स, वो क्या है, सभी के लिए समान प्रकार का एक वेब पेज बनाता है जो सभी वेब ब्राउज़र में रन करेगा। उसके बाद में देखो स्पेल चेक, जो भी कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है किसी भी कंटेंट को, जैसे हमने पैराग्राफ लिखा उसमें कितने प्रकार की पता नहीं गलतियाँ भी हो सकती है, तो और वो क्या करता है, स्पेलिंग चेक भी कर लेता है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, तो स्पेलिंग चेक करके उसमें करेक्शन करके भी ऑटोमेटिक वो सही कर देता है। उसके बाद में देखो हाँ, ऑप्टिमाइज HTML, एडिटर अनावश्यक कोड को क्लीन करता है जिसके फलस्वरूप छोटे वेब पेज तेज़ी से डाउनलोड किए जाते हैं। हाँ, एक इसका ये भी फ़ायदा है कि ऑप्टिमाइज HTML, इसमें ये होता है कि जो कोड अनावश्यक रूप में हमने लिख दिया, जैसे मैंने पी टैग लगाई थी, बहुत सारी पी टैग लगा के, जिसमें 2 में मैंने पैराग्राफ लिखा और 3 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो कोड भी उसी में रह गए। तो इस प्रकार के अनावश्यक जो कोड है वो इसमें नहीं होते, उनको क्या हटा देता है। जितना वेब पेज की जितनी पेज साइज छोटी होगी वो उतना ही तेज़ी से डाउनलोड होता है, उसी तेज़ी से क्या है वो आपको मोबाइल में या PC में आपको जल्दी दिखाई देता है, शो होता है। और मल्टी रेजुलेशन ब्राउज़र व्यूज़, अगला इसका जो लाभ है वो क्या है, मल्टी रेजुलेशन ब्राउज़र व्यूज़, एडिटर आपके वेब पेज या विविध स्क्रीन रेजुलेशन साइजेस, जैसे स्मार्टफोन, नेटबुक या आपका लैपटॉप है, वो किसी भी स्क्रीन की जो कोई किसी प्रकार की साइज हो आपके, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, किसी भी प्रकार की आपकी स्क्रीन हो, कितनी बड़ी छोटी हो, उन सब में क्या है उसकी रेजुलेशन को ऑटोमेटिक ये सेट कर लेता है और उन सभी वेब ब्राउज़र में आपको वो ऑटोमेटिकली इन सब की जांच कर लेता है कि स्मार्टफोन में भी ये वेबसाइट चलेगी या वेब पेज चलेगा, नोटबुक में भी चलेगा, लैपटॉप में भी चलेगा, इन सब की क्या है ये जांच कर लेता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी रेजुलेशन ब्राउज़र व्यूज़। अगला देखो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO की फुल फॉर्म एग्जाम में भी पूछते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एडिटर आपके वेब पेज को इस प्रकार तैयार करता है कि सर्च इंजन इसे समझ सकता है और इस प्रकार आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट के लिए बेहतर रैंकिंग प्रदान करने में आपकी वेबसाइट की सहायता करता है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो आपका गूगल सर्च इंजन होता है
जो आपने देखा है कि गूगल सर्च इंजन में जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि HTML एडिटर क्या कर देता है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि सर्च इंजन में जब आप कोई भी अगर सर्च करता है उस वेब पेज को, तो वो ऑटोमेटिक ही सर्च इंजन को पता चल जाता है कि ये वेबसाइट का ये पेज है, और उसका लिंक जल्दी सर्च इंजन को पता चल जाता है, और उसके बाद में वो खोज के यूज़र को बहुत जल्दी आसानी से वेबसाइट या वेब पेज प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इसकी रैंकिंग हाई होती है। सर्च इंजन सर्च रिजल्ट के लिए बेहतरीन रैंकिंग प्रदान करने आपकी वेबसाइट की सहायता करता है। जब HTML एडिटर में जो भी वेबसाइट बनाएंगे या पेज बनाएंगे तो सर्च इंजन में वो जल्दी सर्च होगा और उसकी रैंकिंग भी अच्छी होगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि सर्च इंजन है उसको जल्दी समझने में और ढूंढने में आसानी होती है सर्च इंजन के। अब इस प्रकार देखो, आगे देखो, अब हमारा जो HTML एडिटर है वो कौन सा काम में लेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब काम में लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। अब इसका जो यूज़र इंटरफेस है, कैसे इसको डाउनलोड करेंगे और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर वो कैसे दिखाई देता है, उसके बारे में है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब एक मुफ्त या फ्री HTML एडिटर है जो वेब डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, इसके लिए प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसने क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब सॉफ्टवेयर बनाया है, जो सभी के लिए फ्री है। आप इंटरनेट से इसके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, जो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि कैसा ये दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब का एक सबसे बड़ा लाभ यह कि इसे HTML, XML, CSS, ASP.NET, XHTML, PHP और जावास्क्रिप्ट का उपयोग करते वेब पेज बनाए जा सकते हैं। ये जितने भी मैंने लैंग्वेज के नाम लिए हैं वो सभी प्रकार के क्या है वेब पेज बनाता है। ये PHP में भी बनाता है, जावास्क्रिप्ट के भी बनाता है, HTML जो अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज हैं इनमें सब में क्या है ये बना सकता है। तो ये इसकी खूबियाँ हैं और इन सभी प्रकार की भाषाओं में वो वेब पेज बना सकता है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब को क्या करेंगे, आप गूगल सर्च इंजन में आप क्या डालना, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, ये डालते ही क्या है आपकी एक माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट दिखाई देगी और उसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में क्या होगा, देखो इस प्रकार आपको दिखाई देगा। इंस्टॉल होने के बाद में स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस दिखाई देता है। अब इसमें देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये जो जितने भी नंबर लगा रखे हैं इनके बारे में यहाँ पे डिटेल से दे रखी है कि ये इस यूज़र इंटरफेस का कौन कौन से भाग है, इनको क्या क्या कहा जाता है। अब नंबर 1 पे देखिए, जो सबसे पहले फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, साइट, डेटा व्यू, ये दिखाई दे रही है क्या मेन्यू एरिया है। इसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू एरिया कहते हैं। तो एक मेन्यू एरिया मेन्यू आइटम को डिस्प्ले करता है, जो यहाँ पे मेन्यू आइटम है या मेन्यू जहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू आपको दिखाई देता है, उसमें ऑप्शन होते हैं और उस ऑप्शन की सहायता से हम इसमें कार्य करते हैं। उसके बाद में देखो टूल बार, जो सेकंड नंबर है यहाँ पे, ये नीचे आपको टूल बार दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको ये टूल बार दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, टूल बार होती है। और इसी ऊपर ही ये मेन्यू एरिया है या मेन्यू बार बोल सकते हो उसको। उसके बाद में जो तीसरा एरिया है, ये एरिया यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, टूल बॉक्स कहेंगे। इसमें वो टूल होती हैं जो हमें वेब डिज़ाइन करने के लिए काम में आती है। यहाँ से इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे इसमें काम करते हैं एरिया नंबर 5 में। अब देखो एरिया नंबर 4 है टास्क पेन। एरिया नंबर ये टास्क पेन है, इसमें क्या होता है, फोल्डर लिस्ट होती है। जो फाइल आप वेब पेज बना रहे हो वो कहाँ पे कौन से फोल्डर में सेव होती है, वो सब की जानकारी इस फोल्डर लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद में देखो क्या दिखाई देता है, एडिटिंग एरिया में HTML एडिटिंग एरिया को डिस्प्ले किया जाता है। जो 5वां ये है ना, 5वां पार्ट, 5वां एरिया, ये वो पार्ट होता है, ये वो एरिया होता है जो आपको वेब पेज के रूप में दिखाई देता है।
और इसी में आपको जो भी कार्य करनी है वो इसी 5 नंबर एरिया में काम करना था, जो एडिटिंग एरिया कहलाता है। इसी में हम सारा कार्य करते हैं। ये तो हमारे टूल्स हैं साइड में बगल में, इनकी सहायता से इस पेज में हम काम करते हैं। स्टेटस बार है जो नीचे 6 नंबर में दिखाई, यहाँ पे एडिशनल जो प्रॉपर्टी है वो दिखाई देती है, जैसे पेज नंबर, किसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की यहाँ पे प्रॉपर्टी है। पेज की साइज यहाँ दिखाई देती है, पेज कौन सी लैंग्वेज में बन रहा है तो उसकी लैंग्वेज यहाँ दिखाई देती है। इस प्रकार क्या है, यहाँ पे स्टेटस बार में अन्य जानकारियाँ यहाँ पे दिखाई देती है। और नीचे देखो यहाँ 7वें नंबर पे जो 7वां एरिया है ये, इसमें क्या स्टाइल शीट को क्या कर सकते हैं, मैनेज करने के लिए स्टाइल शीट एरिया दे रखा है। तो यहाँ पे जितने भी प्रकार के हम स्टाइल यहाँ यूज़ करेंगे CSS में, वो सारी स्टाइल यहाँ पे शो होती है, उनको आप देख सकते हो, उनके अनुसार आप कार्य कर सकते हो। और एट्रीब्यूट जो 8 नंबर पे यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट एरिया है, जहाँ से हम एट्रीब्यूट का उपयोग करके कंटेंट में परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का जो भी प्रभाव है, इफेक्ट डालने के लिए एट्रीब्यूट काम में लेते हैं। तो इस प्रकार का आपको ये एक इंटरफेस दिखाई देता है। आज तो ये इतना ही बहुत है, फिर कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। और इसमें आप देख सकते हो, इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अभी मैंने बताया HTML एडिटर के लाभों के बारे में बताए, जो अभी मैंने लाभ पढ़े थे वो सारे इसमें लिखने होते हैं। अन्य 5 HTML एडिटर की सूची बनाई, जो 5 HTML एडिटर के भी नाम लिए हैं मैंने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब है, और एडोब टीम व्यूवर है, ऐसे भी कई प्रकार के, अमाया था। इस प्रकार उनकी सूची लिखनी है। वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिससे HTML लिखे बिना HTML कोड तैयार किए जाते हैं, उसको HTML एडिटर कहते हैं। और कौन कौन से जो HTML एडिटर है जो मुक्त रूप से आपको मिलते हैं, जो एक तो यहाँ पे लिखना माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब लिखना है, यहाँ पे लिखना है माया लिखना है, यहाँ पे एक और जो इनमें आप सूची बनाओ वो आप उनमें से किसी एक का यहाँ पे नाम लिख सकते हो।